हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कैटल डेंटिशन। ठीक है, मतलब जो हमारे पशु हैं या फिर एनिमल है उनके दांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उनके डेंट के बारे में बोले। ठीक, तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार क्या करते हैं, जो पिछला पढ़े हुए हैं कल का, उसको एक बार रिवाइज करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। कुछ लोगों के कल लास्ट में डाउट भी आए थे कि क्या कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही थी कुछ लोगों को, जैसे कि ब्रीडिंग से रिलेटेड जो था। तो एक बार ब्रीडिंग वाला पार्ट देख लेते हैं। बाकी अदर कोई डाउट हो आपको तो एक बार आप उसको चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मैं पिछले स्लाइड पर जाऊं आपके डाउट के लिए, तो आपके डाउट को क्लियर कर पाऊं। ओके, चलिए। अगर कल आपने अगर क्लास नहीं लिया है या लिया भी है, अगर आपकी कोई डाउट हो तो एक मैंने चार्ट दिया था ब्रीडिंग से रिलेटेड, जिसमें ब्रीडिंग को पूरी तरह से चार्ट में अच्छे से बताया गया था। ठीक, ये रही आपकी चार्ट। ठीक है, ये चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक, ये देखिए चार्ट है जिसमें ब्रीडिंग के बारे में आपको बताएंगे। ठीक, एक थोड़ा सा यहाँ पे ठीक है लाइन ब्रीडिंग, इसमें एक और होगा जो हमारा दूसरा था। ब्रीडिंग में दो होते हैं, एक इन ब्रीडिंग है, दूसरा हमारा क्या होता है, इसमें एक आउट ब्रीडिंग होता है। ठीक, क्या होता है, आउट ब्रीडिंग। ठीक, आउट ब्रीडिंग। ठीक, ये दूसरा था जो कि यहाँ पे लिखने में छूट गया था। अब इसके भी तीन पार्ट थे। पहला क्या था, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, और यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा इसमें था इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए पहले ब्रीडिंग होता क्या है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे। मैंने पढ़ा दिया था बट आपको एक रिवाइज कराओ। ब्रीडिंग क्या होता है, एक फीमेल एक मेल, ठीक है, डैम एंड सायर का आपस में क्रॉस कराना, मेटिंग कराना। डैम और सायर का आपस में मेटिंग कराना ही क्या कहलाता है, ब्रीडिंग कहलाता है। ठीक, एक डैम है दूसरी सायर, ठीक, एक मेल है एक फीमेल है, उनका आपस में मेटिंग कराना ही क्या कहलाता है, उनका ब्रीडिंग। अब देखिए इसके भी दो पार्ट होते हैं, ब्रीडिंग कैसे कराया जाता है। एक इन ब्रीडिंग होता है, एक आउट ब्रीडिंग होता है। इन ब्रीडिंग में क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। बात कर रहा है इन ब्रीडिंग में। ठीक, तो रिलेटिव एनिमल कैसे होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक क्लोज रिलेटिव होते हैं, एक डिस्टेंटली रिलेटिव, मतलब एक बहुत उनके नियरेस्ट होते हैं। एक दूसरा क्या होता है, जो कि डिस्टेंट मतलब दूर से उनके रिलेशन में होते हैं। ठीक, जो पहला क्लोज रिलेशन में देख सकते हैं, कैसे कैसे ब्रदर सिस्टर, ठीक है, डैम डाटर, डैम सन, ठीक है, उनकी मदर और बेटा, और फिर क्या बोल सकते हैं, सायर डॉटर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए आउट ब्रीडिंग में दूसरा क्या देखते हैं, इसमें आउट ब्रीडिंग, दूसरा क्या देखते हैं, आउट ब्रीडिंग। ठीक है, अब आउट ब्रीडिंग में बात करें तो इसमें तीन होते हैं। पहला क्या होता है, आउट क्रॉस। आउट क्रॉस होता है, एक क्रॉस ब्रीडिंग होता है, और एक इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक, अब देखिए आउट ब्रीडिंग में, आउट क्रॉसिंग में क्या है, अनरिलेटेड एनिमल होने चाहिए और सेम ब्रीड होते हैं। कैसे, अनरिलेटेड यानी सेम ब्रीड। मैंने ब्रीड स्पीसीज इसके बारे में बताया, आपको क्लियर है। अगर देखिए कोई प्रॉब्लम है पूछा जाए तो उसका रिस्पॉन्स आप दीजिए। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम है पूछा जा रहा है तो उसका आप रिस्पॉन्स दीजिए। ठीक, जैसे कि आपको ब्रीड क्लियर है, ब्रीड क्या होते हैं, ब्रीड क्या होता है क्लियर है। ब्रीड क्या होता है, जैसे काऊ हो गई, ठीक है, काऊ, और नेक्स्ट क्या है, बुफेलो, बुफेलो। ठीक, ये दो हुए। तो एक ये दोनों क्या है, अलग अलग स्पीसीज हैं। कैसे, क्या है, स्पीसीज है अलग अलग। और फिर बात क्या करता है इसमें, अगर काऊ में देखा जाए तो अब क्या है, पहला हम देख लेते हैं क्या है, साहिवाल। ठीक है, काऊ में क्या है, पहला साहिवाल। दूसरा क्या देखते हैं, एच एफ होल्स्टीन फ्रीजियन जिसे बोलते हैं। तीसरा क्या देखते हैं, सपोज है सुनंदिनी। ठीक है, सुनंदिनी, ये क्या हुए, इनके अलग अलग ब्रीड हुए, मतलब एक ही स्पीसीज में अलग अलग ब्रीड होते हैं। और फिर नेक्स्ट क्या होता है, काऊ, बुफेलो, सीप, गोट, ये क्या है, एक अलग अलग स्पीसीज इनकी है। ठीक, इसमें कोई डाउट है, चलिए।
क्लियर। अब बात क्या कर रहे थे हम, आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या पार्ट होता है आउट ब्रीडिंग का, आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में क्या होता है, अनरिलेटेड एनिमल सेम ब्रीड। इसमें क्या होता है, डिफरेंट ब्रीड होता है। क्रॉस ब्रीडिंग में, क्रॉस ब्रीडिंग मतलब डिफरेंट ब्रीड, इसे समझ सकते हैं। क्रॉस मतलब एक अलग अलग, ब्रीड मतलब ब्रीडिंग कराना, यानी कि डिफरेंट ब्रीड। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, यानी कि इसमें पूरी स्पीसीज ही अलग होती है। क्या होता है, पूरा एक स्पीसीज इसमें क्या लिया जाता है, अलग अलग कराया जाता है, ठीक। चलिए, जैसे कि स्पीसीज अलग अलग की बात करें तो आपने देखा जैसे क्रॉस कराया जाता है कैसे, डंकी और हॉर्स का, हॉर्स और डंकी का, उससे क्या होता है म्यूल। एक बार हॉर्स और डंकी का कराने से उसमें पोनी भी आता है। अब आप बताओ कि कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा, हॉर्स और हॉर्स क्रॉस डंकी, ठीक है, डंकी। एक इससे आता है म्यूल, ठीक। तो इसमें बताओ मेल कौन होगा कौन फीमेल होगा। एक क्या होता है हॉर्स क्रॉस डंकी, डंकी, इससे क्या आएगा, पोनी आएगा, ठीक, पोनी आएगा। अब इसमें आप बताओ कि कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा, ठीक। कल की क्लास आपने नहीं किया, ठीक है, मैं मानता हूँ किसी कारणवश, या फिर आपको टाइमिंग नहीं शेड्यूल पता होगा, बट आपने रिकॉर्डेड क्लास तो किया होगा, क्योंकि कल 6 बजे शाम, सॉरी 7 बजे शाम तक, 8 बजे तक आई होप की रिकॉर्डेड क्लास अपलोड हो चुकी थी, कल की क्लास, ठीक। तो आई होप कि आपने रिकॉर्डेड क्लास किया होगा, तो इसमें पता होगा आपको कौन मेल है कौन फीमेल है, हॉर्स क्या होगा, डंकी क्या होगा, म्यूल जब आएगा। बताइए, एक बार आप बताइए, फिर उसके बाद हम आपको इसका आंसर देते हैं, ठीक। चलिए बताइए। देखिए क्या है, हॉर्स और डंकी को क्रॉस कराने पर क्या आया, म्यूल। तो इस सिचुएशन में जो हॉर्स हमारा होगा, हॉर्स हॉर्स क्या होगा या फीमेल होगा, ठीक है। हॉर्स को क्या लेंगे इसमें, फीमेल, डंकी को मेल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हॉर्स को मेल करेंगे, डंकी को फीमेल करेंगे, तो पोनी आएगा, ठीक। तो ये क्या हुआ, अलग अलग स्पीसीज में क्रॉस करा के इनको बनाया गया, ठीक। चीजें क्लियर, अंदिता, ऐसा नो, कोई डाउट इसमें ब्रीडिंग में, कल क्लास आपका छूटा था, आई होप कि जो भी, कल के लिए मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि हो सकता है टाइम आपको ना पता हो, क्योंकि थोड़ी सी टाइमिंग जो शेड्यूल था वह चेंज किया गया था, तो बहुत सारे बच्चे छूट जाते हैं ऐसे। तो कल के लिए नहीं, बट रिकॉर्डेड क्लास नहीं किया तो कोई बात नहीं। बट आज जो बताया गया ब्रीडिंग के बारे में, इन ब्रीडिंग क्या है, इन ब्रीडिंग में क्लोज है, क्लाइन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था हमारा, आउट ब्रीडिंग था। आउट ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग में 3 है, क्रॉस ब्रीडिंग, आउट क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो ये चीजें क्लियर है, एक बार आपका कमेंट चैट आ चुका है, ठीक है। हाँ देखिए, मैं जो बता रहा था अभी आपको कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में, जैसे आपने लिखा है हॉर्स, यस सर, मैं आपकी बात समझा नहीं, बट यहाँ पे मैं क्या बताया था इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में, कि दो अलग अलग स्पीसीज, कि देखिए हॉर्स एक स्पीसीज हुआ, ठीक है, जो, ठीक है, हॉर्स एक स्पीसीज हुआ, और डंकी क्या हुई, दूसरी स्पीसीज हुई, ठीक है। डंकी क्या हुआ, दूसरा स्पीसीज। तो इससे क्या आया, पोनी आया एक बार जब क्रॉस कराया गया। अब मैं बताऊंगा इसमें कौन मेल है कौन फीमेल, ठीक। अब दूसरी बार हॉर्स और हॉर्स क्रॉस डंकी, डंकी इनका क्रॉस कराया गया तो क्या आया, म्यूल आया, ठीक, म्यूल आया। तब इस सिचुएशन में क्या था, जब आप हॉर्स और डंकी में, अगर हॉर्स आपका फीमेल है, बात सुनिए, हॉर्स क्या है, फीमेल है, डंकी मेल है, तो क्या आया उसमें, म्यूल आया, ठीक। हॉर्स क्या है, फीमेल, डंकी मेल है, तो उस सिचुएशन में क्या आपको आया, म्यूल, ठीक। अगर आपका यहीं पे क्रॉस कराते समय आपने हॉर्स को मेल हॉर्स लिया है और फीमेल डंकी लिया है, तो इसमें क्या आएगा, पोनी आएगा, ठीक। अब क्लियर हुआ, चलिए, ब्रीडिंग क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक। ब्रीडिंग देखिए, अब इन ब्रीडिंग था, आउट ब्रीडिंग तो क्लियर। देखिए, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, सारी चीजें आप तो, अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन तो आएगा नहीं आपके माइंड में, क्या पूछना है क्या नहीं क्या होता है, बट मैं आपको पूरी अच्छी तरह से बता दे रहा हूँ, ठीक। देखिए, इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग,
देखिए आउट ब्रीडिंग आ जाए तो आप समझिए इसमें अनरिलेटेड एनिमल चाहिए। कैसे चाहिए? अनरिलेटेड, मतलब उनका आपस में वह रिलेटिव ना हो, ठीक, अननोन एनिमल हो। यह कैसे पहचानेंगे कि यह अनरिलेटेड है? इसको कैसे पहचानोगे आप? इसको पहचानने के लिए आप उसके पीछे 4 से 6 जनरेशन चेक करोगे, ठीक, या देखोगे। कितने जनरेशन? 4 to 6 जनरेशन, ठीक, 4 to 6 जनरेशन इसकी क्या करोगे आप? चेक करोगे, देखोगे कि वह किसी से 4 से 6 जनरेशन तक कोई आपस में उनका संबंध ना हो। जैसे कि एक जनरेशन हम हुए, हमारे जो फादर हुए दूसरी जनरेशन, फादर के फादर यानी हमारे दादा जो हुए तीसरी जनरेशन, उनके जो पिता हुए वो चौथी जनरेशन, उसके बाद से जनरेशन से अगर आप क्रॉस कराते हैं तो उनका क्या बोला जाएगा? वह अनरिलेटिव होगा, ठीक, उनमें कोई संबंध नहीं है। चीजें क्लियर? अनरिलेटिव क्या है? अंदिता अब क्लियर हुआ कि अनरिलेटिव क्या होता है, ठीक, आई होप क्लियर। अब इन ब्रीडिंग में क्या है कि रिलेटिव एनिमल होनी चाहिए, वह दूर से हो या फिर नजदीकी हो। दूर से अगर नजदीक में देखा जाए तो मदर मदर सन का, ठीक है, और किसका करा सकते हैं? फादर और डॉटर का, काऊ की जो है उनमें क्रॉस कराया। क्लोज लाइन ब्रीडिंग में मतलब रिलेटिव, जैसे हाफ ब्रदर सिस्टर, कजन ग्रैंड फादर डॉटर, ठीक है, इस तरह से जो रिलेटिव हो बट क्या हो? दूर से हो, थोड़े एक दो जनरेशन से हो। चीजें क्लियर? वो क्या हुए? लाइन ब्रीडिंग। ठीक, अब ये चीजें जो चीजें देखिए यहाँ पे मैंने बताया भी है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार देखिए, मैंने सारी चीजें अच्छे से लिख के बताया। यहाँ पे फीमेल हॉर्स लिया है और फिर क्या है? मेल डंकी है तो क्या आया? म्यूल आया। ये क्या हुआ? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इसी को बोला जाता है, ठीक। यहाँ लिखा है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट स्पीसीज, अब लिखा है क्रॉस ब्रीडिंग में डिफरेंट ब्रीड, अब लिखा है आउट क्रॉस में सेम ब्रीड अनरिलेटेड एनिमल, ठीक। और फिर क्या बोला? आउट ब्रीडिंग में यहाँ पे अन होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा? अनरिलेटेड एनिमल। ओके, यस सर, चलिए ठीक है, समझ में आई आ रही है आई होप की सारी बातें। ये देखिए पोनी है, पोनी क्या होता है? किसी काम का नहीं होता। देख लीजिए इमेज फिगर, क्या आप बताइए, इसके पहले पोनी आपने देखा है कभी? कभी आपने ऐसा एनिमल देखा है आपने? ऐसा नो। देखिए ये पोनी है जो कि किसी काम का नहीं होता, ठीक है। इस तरह से अगर ब्रीडिंग कराते समय भी अगर आप ध्यान सावधानी नहीं दी जाती तो उसमें भी क्या होते हैं? बहुत सारे नुकसान देखने को मिलते हैं। देखिए इसमें तो कॉस्ट आया, जब डंकी हॉर्स और डंकी का क्रॉस कराया गया उसमें कॉस्ट तो आया, बट उससे क्या हुआ? पोनी हुआ, पोनी जो हुआ किसी काम का नहीं हुआ, ठीक है, तो इसका कोई काम मतलब नहीं होता। अब फिर नेक्स्ट क्या है इसमें? जो हमारा म्यूल आया, म्यूल क्या होता है? खच्चर जिसे बोलते हैं। जैसे आपने अगर देखा होगा पहाड़ी एरिया में सामान ढोने के लिए क्या यूज किया जाता है? खच्चर ही यूज किया जाता है। कभी आपने ऐसा सोचा है कि खच्चर ही क्यों वहां पे यूज किए जाते हैं? क्यों ना घोड़ा यूज करे, तेज चलेगा, जल्दी काम करेगा, ठीक है, क्यों ना गधा यूज करे, ठीक है, डंकी, जो कि वेट भी बहुत ज्यादा उठाएगा इससे। कभी आपने ऐसा सोचा है? नहीं। तो देखिए क्या है, अगर आप हॉर्स यूज करते हैं कहीं भी सामान ढोने के लिए, वेट उठाने के लिए हॉर्स यूज करते हैं, हॉर्स क्या करेगा? तेज तो चलेगा, बट क्या करेगा? वह उतना भार वेट नहीं उठा पाएगा, ठीक है, उतना भार वह नहीं उठा पाएगा हॉर्स। अब डंकी की बात रही, डंकी तो वेट उठाएगा बट क्या करेगा? स्पीड नहीं होगी, उसमें बहुत स्लो होगा, ठीक है, समझ में आ रही है? जो डंकी अगर यूज करते हैं, वेट तो उठाएगा डंकी, बट क्या करेगा? उसमें स्पीड नहीं होगी। तो इन दोनों से जो क्रॉस कराया गया, फिर हमारे जो अगली प्रोजनी आई वह क्या आया? म्यूल आया। म्यूल क्या किया? या वेट भी उठाता है और तेज चलता भी है, ठीक है। जो म्यूल है, खच्चर है, या वेट भी उठाता है और तेज चलता भी है, इसलिए ज्यादातर काम में, ठीक है। जैसे आपने इसको देखा होगा केदारनाथ के पहाड़ों में, ठीक है, केदारनाथ मंदिर पे ले जाने के लिए जो यूज किया जाता है वहां पे जो एनिमल, इसी को यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहचान नहीं पाते कि घोड़ा है, गधा है, खच्चर है, ठीक है, तो वे क्या होते हैं वहां पे? इन्हीं को यूज किए जाते हैं, म्यूल, जिसको क्या बोलते हैं? खच्चर बोला जाता है, ठीक। चलिए, आई होप कि पिछली क्लास अब समझ में आ गई होगी। जो पिछला क्लास था सारा यही था, बस ब्रीडिंग के बारे में। ब्रीडिंग क्या होता है, ब्रीडिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के होते हैं, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग के दो पार्ट होते हैं, क्लोज ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग। अब आउट ब्रीडिंग के तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से? आउट क्रॉस, ठीक है, क्रॉस आउट ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब आउट ब्रीडिंग में क्या था?
अनरिलेटेड एनिमल होनी चाहिए। एक फिर क्या था, आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में क्या था, सेम ब्रीड होने चाहिए बट क्या होने चाहिए, अनरिलेटेड एनिमल होनी चाहिए। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या था, डिफरेंट ब्रीड होनी चाहिए। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या था, डिफरेंट ब्रीड, वहां पे भी डिफरेंट स्पीसीज वहां पे होनी चाहिए। ठीक, चीजें क्लियर। देखिए यहाँ पे मैंने तो आपको शॉर्टकट में बता दिया क्योंकि रिवाइज करा रहा हूँ, पिछला क्लास लेने के लिए इतनी टाइम नहीं है क्योंकि अभी आगे भी पढ़ना है। तो मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। आप एक बार आई थिंक इसको पढ़िएगा और सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, अब एक नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, ट्रिपल क्रॉस ही बताया था। फूले त्रिवेणी एक ऐसी वैरायटी है फूले त्रिवेणी जिसमें ट्रिपल क्रॉस करा के इसको प्रोजनी को निकाला गया। ठीक है, ट्रिपल क्रॉस कैसे कराया गया, देखिए क्या है, फूले त्रिवेणी किसके द्वारा बना निकाला गया, फूले त्रिवेणी एम के रावनी द्वारा किया गया था। ट्रिपल क्रॉस किया गया था। कैसा किया गया था, ट्रिपल क्रॉस कैसे किया गया था, जिससे आप पूछोगे सर क्या ट्रिपल क्रॉस भी सम पॉसिबल है, बिल्कुल। आइए देखते हैं कैसे। पहला क्या था, होलिस्टीन फ्रीजियन। ठीक है, जो हमारा एच एफ है होलिस्टीन फ्रीजियन। दूसरी ब्रीड क्या थी, जर्सी। तीसरी ब्रीड क्या थी, गिर। ठीक, पहली ब्रीड क्या थी हमारी एच एफ, दूसरी ब्रीड गिर, तीसरी गिर और दूसरी क्या थी, जर्सी। ओके, चलिए अब देखते हैं इसका कैसे आपस में क्रॉस कराया गया। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसका, जर्सी और एचएफ का कराया गया। किसका कराया गया, एचएफ क्रॉस जर्सी। ठीक है, जर्सी का कराया गया। इससे अगर क्या आया हमारा प्रोजनी जो आई नेक्स्ट, हमारी जो प्रोजनी आई क्या आई, एच, सपोज दैट हम लिख देते हैं एच और जे, यानी हॉलिस्टीन फ्रीजियन और जर्सी की क्रॉस आया। अब इसमें क्या करेंगे हम, नेक्स्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्या कराएंगे हम इसमें, गिर का। अब इससे जो आया उसी को क्या बोला गया, फूले त्रिवेणी। ठीक है, फूले त्रिवेणी। तो यही तीन क्रॉस इस तरह से है, पहले दो का कराएगा, उसमें जब हमारी F1 जनरेशन आएगी, प्रोजनी आएगी, उसमें हमें एक ब्रीड का और क्रॉस करा देते हैं। ठीक, तो इसी को क्या बोला गया, फूले त्रिवेणी। जो प्रोजनी आई हमारी दूसरी इससे, वही क्या हुई हमारी, फूले त्रिवेणी। ठीक, याद रखिए कि ट्रिपल क्रॉस से जो वैरायटी निकाली गई वह कौन सी वैरायटी है, कौन सी ब्रीड है, फूले त्रिवेणी। ठीक, देखिए थ्री वे क्रॉस में उसी तरह कराया गया है, इमेज से देख लीजिए। पहले एक ब्रीड है, दो ब्रीड। ठीक, दोनों ब्रीड को आपस में क्या कराया गया, उनका क्रॉस कराया गया। उनसे एक क्या हुआ, हमारा F1 जनरेशन आया। ठीक, F1 जनरेशन एक थर्ड ब्रीड का लाकर क्रॉस करा दिया गया। ठीक, कोई डाउट, तीसरी ब्रीड का क्रॉस कराने पर हमें एक ब्रीड और उत्पन्न हुई जो कि त्रिवेणी के नाम से हुई, फूले त्रिवेणी से। ठीक, इसी तरह क्रॉस कराया जाता है। अब देखिए क्या है रोटेशनल ब्रीडिंग, क्या है रोटेशनल ब्रीडिंग, क्या होता है, जैसे कि बार बार अल्टरनेट फॉर्म में ब्रीडिंग कराना। ठीक है, जैसे क्या हुआ, आपने यहाँ पे दो ब्रीड लिया, एक ए ब्रीड लिया और दूसरी बी ब्रीड ली। इमेज क्या आपको क्लियर दिख रहा है, एस आर नो, चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या इमेज आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं। चलिए फिगर इमेज जो है यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको। चलिए आइए देखते हैं इमेज क्या है। मैंने दो ब्रीड लिया है यहाँ पे, ए और बी, दो ब्रीड लिए हम लोगों ने। इसमें क्रॉस कराया गया था, 50-50% दोनों के कैरेक्टर आए। अब जो हमारा एक जो आया है, कौन सा हुआ जनरेशन, या F1 जनरेशन हुआ। क्या हुआ, या F1 जनरेशन हुआ। ठीक, अब F1 जनरेशन में पूरा बी ब्रीड जो है इसका क्रॉस करा दिया गया। इससे जो हमारी दूसरी आई F2, F2 में क्या हुआ, जो बी के कैरेक्टर होंगे 75 हो गए और ए के कैरेक्टर 25% हो गए। ठीक, अब इसी तरह क्या कराया गया, फिर जो हमारा F2 आया उसमें ए ब्रीड का क्रॉस करा दिया गया। अब किसका करा गया, ए ब्रीड का। अब इसमें जो हमारा जनरेशन आ गया F3 आ गया।
F3 में क्या हुआ, 62.5% ए का कैरेक्टर आया और 73.5% बी के कैरेक्टर आ गए। तो इस तरह से अल्टरनेट फॉर्म में कैरेक्टर हम इसमें ब्रीडिंग कराते चलते हैं, एक बार ए का, एक बार बी का, एक बार ए का, एक बार बी का। तो इस तरह से अल्टरनेट फॉर्म में कराते चलते हैं। लास्ट में जिसमें सबसे अधिक कैरेक्टर आएगा, ठीक है, वह कितना होना चाहिए कैरेक्टर, 62.5% तक कैरेक्टर होनी चाहिए, ठीक है। अगर उससे अधिक होगा, अगर सपोज दैट आप किसी भी एक्जोटिक वेराइटी, एक्जोटिक वेराइटी समझते हैं, एक्जोटिक ब्रीड या एक्जोटिक वेराइटी समझते हैं, ऐसा नो, एक्जोटिक ब्रीड या वेराइटी समझते हैं कि नहीं। एक्जोटिक मीन्स होता क्या है, जैसे जो फॉरेन है यानी जो विदेश से आए हुए हैं, ठीक है, जो बाहर से ब्रीड लाए गए हैं, अगर उनके उनके कैरेक्टर इंडियन ब्रीड में डालना है तो वह कितने तक परसेंट तक डालेंगे कैरेक्टर उनके, 62.5% तक उनके कैरेक्टर इंडियन काऊ में डालेंगे, ठीक। क्योंकि अगर यह इससे अधिक होता है तो सरवाइव कर सकता है, बट क्या करता है वह, अगर 100% कैरेक्टर कर देंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसकी मोरेलिटी रेट बढ़ जाएगी, मृत्यु दर बढ़ जाएगी। एक्जोटिक ब्रीड जो है इंडिया में क्या करेंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, उनकी डेथ होने लगेगी। डेथ क्यों होंगी, क्योंकि उनके फेवरेबल में इन्वायरमेंटल, ठीक है, हमारा क्लाइमेट नहीं होगा, ठीक। क्योंकि अगर आप नीदरलैंड से, होल्स्टीन फ्रीजियन क्या है, नीदरलैंड की वैरायटी है, ठीक है, जो ब्रीड है वह कहाँ की वैरायटी है, होल्स्टीन फ्रीजियन नीदरलैंड की है, ठीक है। अगर उसके कैरेक्टर आप इंडियन काऊ में यानी कि इंडियन ब्रीड में साहिवाल है, जैसे साहिवाल में 100% कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वह अपने आप को यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगी, ठीक। अपने आप को क्या करेगी, यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगी। उस कंडीशन में क्या हो सकता है, वह यहाँ पे उसकी मृत्यु रेट यानी फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक। चलिए, चीजें क्लियर है यहाँ पे। ग्रेडिंग अप, अपग्रेडिंग, इसको एक बार पढ़िएगा। अपग्रेडिंग अप में किया जाता है प्योर ब्रीड जो होते हैं एनिमल, उनका एक इम्प्योर ब्रीड फीमेल के साथ क्रॉस करा के उनके ब्रीड में इंप्रूवमेंट करना ही क्या कहलाता है, ग्रेडिंग अप। समझ में आया दीता, मैं क्या बोला अभी, हम क्या बोले, समझ में आया आपको, ग्रेडिंग अप क्या है बताया ना, तो समझ में आया कि नहीं ग्रेडिंग अप क्या है। ग्रेडिंग अप, ग्रेडिंग अप क्या है, जब एक प्योर ब्रीड मेल का, मेल क्या है, प्योर ब्रीड का है, उसका इम्प्योर फीमेल ब्रीड के साथ क्रॉस कराते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग अप। इसका मेन पर्पज होता है क्या, ब्रीड इंप्रूवमेंट करना, ठीक है। एक दूसरा क्या होता है, अपग्रेडिंग, जब एक मेल एनिमल का प्योर ब्रीड जो है, ठीक है, उसका फीमेल के साथ, सेम फीमेल ब्रीड के साथ क्रॉस कराना, और उसका जो पर्पज होता है इंप्रूवमेंट, प्रोजनी, प्रोजनी जो आएंगे उसमें इंप्रूवमेंट करना, क्या कहलाता है वह, अपग्रेडिंग कहलाता है, ठीक। चलिए, अब देखिए टेस्ट क्रॉस है, बैक क्रॉस है। बैक क्रॉस क्या होता है, जैसे आपने किसी भी डोमिनेंट और रिसेसिव का क्रॉस करा, उससे जो प्रोजनी आई, प्रोजनी का एक बार उसके रिसेसिव से, एक बार उसके डोमिनेंट से क्रॉस कराना ही क्या कहलाता है, वह बैक क्रॉस कहलाता है। देखिए फिगर है, इतना बड़ा सा आपको दिखाया गया है, आयोग की फिगर देख के आप समझ सकते हैं कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए, दो क्रॉस कराया गया, साहिवाल और ब्राउन स्विस का, ठीक, जिसमें साहिवाल हमने फीमेल लिया, ब्राउन स्विस को कैसा लिया, मेल लिया। अब इन दोनों का क्रॉस कराने पर क्या आया, करन स्विस आया। क्या आया, करन स्विस। करन स्विस जो आया, अब क्या करते हैं, एक बार करन स्विस का किसके साथ, साहिवाल के साथ, एक बार करन स्विस का ब्राउन स्विस के साथ क्रॉस कराना ही क्या कहलाता है, यह मेथड बैक क्रॉस कहलाता है, ठीक। समझ में आ गई कि बैक क्रॉस क्या है, ठीक है। बैक क्रॉस क्या है, समझ में आया कि जो हमारा प्रोजनी आएगा, एक रेसेसिव फिनोटाइप और डोमिनेंट जो है, दोनों का क्रॉस कराया गया, मेल और फीमेल का, उनसे जो प्रोजनी आई, उनके प्रोजनी को एक बार रेसेसिव फिनोटाइप से, एक बार रेसेसिव जीनोटाइप से क्रॉस कराने पर क्या होता है, हमारा बैक क्रॉस होता है, ठीक। यहाँ पे देखिए बताया भी क्या होगा, F1 हाइब्रिड क्रॉस विथ आइदर होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, ठीक। अब क्या था, टेस्ट क्रॉस था। टेस्ट क्रॉस में क्या है, ब्रीडिंग ऑफ द डोमिनेंट फिनोटाइप। डोमिनेंट फिनोटाइप मतलब जो प्रोजनी आई है उनका किसके साथ, द होमोजाइगस रिसेसिव फिनोटाइप। जो रिसेसिव फिनोटाइप, डोमिनेंट क्या होता है, प्रभावी, नोट कर लीजिएगा, डोमिनेंट मीन्स क्या होता है, प्रभावी। प्रभावी क्या होता है, जो जिसके लक्षण ज्यादा कैरेक्टर शो करेंगे, जिसके कैरेक्टर ज्यादा शो करेंगे वह क्या होता है, डोमिनेंट होता है। और जो रेसेसिव होता है उसके कैरेक्टर कम शो करते हैं, ठीक। चलिए, जो रिसेसिव होता है उसके कैरेक्टर
लेस तो होते हैं, अब बट जो डोमिनेंट होते हैं अधिक। तो यहाँ बात क्या कर रहा है कि जो F1 हाइब्रिड आता है उसका रेसेसिव जीनोटाइप के साथ क्रॉस कराना। जैसे कि मान लीजिए ए क्रॉस बी कराया आपने, ठीक, इससे जो हमारा जीनोटाइप आया, सपोज दैट ए बी आया। अगर ये हमारा क्या है, जीनोटाइप रेसेसिव है, ठीक है, ये रेसेसिव जीनोटाइप है। अब फिर इसका इसी के साथ क्रॉस करा देना ही क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। ठीक, कोई डाउट इसमें? ये लाइन ध्यान रखिएगा कि जो हमारा F1 हाइब्रिड है उसका क्रॉस क्या करेंगे हम, रेसेसिव जीनोटाइप के साथ कराने पर ही क्या कहलाता है, वह टेस्ट क्रॉस कहलाता है। ठीक, अब चलिए हम आज के टॉपिक पे आते हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं, एनिमल डेंटिशन। ठीक है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं छोटा सा एक क्रोमोजोम। ठीक है, एनिमल के क्रोमोसोम को देख लेते हैं। एनिमल क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर जैसे क्या है, जैसे पहला क्या है, काऊ। क्या है, काऊ। काऊ में कितना होता है, 60। ठीक, अब क्या है, बुफैलो, जो स्वयं बुफैलो होती है, मतलब जो सूखे में रहती है, पानी में नहीं रहती, उसमें क्या होता है, दो तरह के बुफैलो होती है, उनमें 48। जो वाटर में ज्यादातर रहना पसंद करती है, पानी में कीचड़ में, वो उसमें कितना होता है, 50 क्रोमोसोम होता है। ठीक, जो पानी में रहना पसंद करती है कीचड़ उचड़ में, उसमें क्या होता है, 50% होता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, गोट। गोट क्या है, इसमें क्या होता है, 60 होता है। सीप जो भेड़ होती है उसमें कितना होता है, क्रोमोजोम 54। और नेक्स्ट क्या है, कैमल। कैमल में कितना होता है, 74। और हॉर्स जो होता है घोड़ा, उसमें कितना होता है, 64 होता है क्रोमोसोम। जो चिकन होते हैं, जिसे बोलते हैं मुर्गी भी बोलते हैं, उसमें कितना होता है, 78। और पिग जो होता है सुअर, उसमें कितनी होती है, 38। ठीक, ये हुए इनके क्रोमोसोम नंबर। ओके, ये हुए इनके एनिमल नेम और उनके क्रोमोसोम नंबर। ठीक, अगर देखिए कुछ चीजें जो एडिशनल बताई जा रही है उसको नोट करते चलिएगा। ठीक, कुछ चीजें एडिशनल आज तो नहीं, अभी रिवाइज करा रहे थे, आज की क्लास में नहीं बताया गया होगा, बट क्या है जो नेक्स्ट अभी आज पढ़ा जाएगा, अभी आज का टॉपिक जो हमारा है कैटल डेंटिशन, उसमें आपको सारी चीजें, कुछ एडिशनल चीजें लिखाई जाएंगी जो कि आप साथ साथ में नोट करते चलिएगा। ओके, चलिए क्या है, कैटल डेंटिशन के बारे में देखते हैं। ठीक, कैटल डेंटिशन में देखते हैं क्या है, कैटल फर्स्ट डेवलप द 20 टेम्परेरी टीथ। अब देखिए बात, सबसे बात पहले बात क्या करते हैं, टीथ के बारे में बात करते हैं। ठीक, दांत के बारे में। पशुओं को आपने देखा है, सपोज दैट एनिमल ह्यूमन में देखिए, अपने आप में देखिए, इसमें क्या होता है, ह्यूमन में जो आगे के दांत होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंसाइजर। ठीक, उसके बाद जो होते हैं कैनाइन, फिर उसके बाद प्रीमोलर, मोलर। ठीक, इस तरह से होते हैं। कैनाइन पहले आगे जो होता है वो क्या होता है, इंसाइजर होते हैं। ठीक, इंसाइजर जो आगे जबड़े में देखने को मिलते हैं, फिर इसी जो आगे देखते हैं इधर जो मिलते हैं कैनाइन होते हैं, फिर उसके बाद प्रीमोलर, फिर उसके बाद मोलर आते हैं। ठीक, तो इस तरह से चार टाइप के होते हैं। अब देखिए क्या है कि जो हमारे पशु होते हैं, एनिमल जो होते हैं, उसमें क्या होते हैं, इंसाइजर। कैनाइन नहीं होता है, कैनाइन रूमिनेंट एनिमल में नहीं होता, यानी जो च्यूइंग करने वाले एनिमल होते हैं उसमें कैनाइन टिथ नहीं होता। ठीक, चीजें क्लियर, कैनाइन नहीं होता। अब देखिए क्या एक चीजें और मैं आपको बताऊं कि जो एनिमल होते हैं वह कितने, कम से कम कितने घंटे तक, 6 से 7 आवर, कितने, 6 से 7, 6 to 7 आवर्स, 6 to 7 आवर्स तक क्या करते हैं, चीविंग करते हैं। ठीक, चीविंग मतलब चबाना। अगर आप देखेंगे पशु को चराने ले गया होगा कोई, तो उसको आने के बाद देखिए क्या करते हैं, वह पशु कितने टाइम चरते हैं, 1-2 घंटे चरते हैं। ठीक, 1 से 2 घंटा सपोज दैट वह पास्चर या जो चरागाह है वहां पे वह घास को चरा या खाया, उसके बाद क्या करेगा, पूरे टाइम वह बैठ कर क्या करेगा, जुगाली करेगा, च्यूइंग करेगा। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, जुगाली करना। ठीक, तो पूरे टाइम 6 से 7 घंटे क्या करेगा, फिर जुगाली करेगा, उसको पचाएगा। उसको क्या करते हैं, इसके जो पेट होते हैं, कंपार्टमेंट, कंपार्ट बने होते हैं। ठीक, इसके जो स्टमक कंपार्ट होते हैं उसको भी बताया जाएगा, बट एक कंपार्ट होता है उसमें क्या करते हैं, सारे फूड जो होते हैं या फिर जो ग्रॉस उसने ग्रेजिंग की है उसको क्या कर, ग्रेजिंग की है उसको क्या करते हैं, स्टोर किए रहते हैं। ठीक, एक फिगर के माध्यम से हम आपको आगे बताएंगे, बट इतना समझिए कि वो जब किसी चारागाह में जब कोई काऊ या फिर कोई एनिमल चर रहा है या फिर घास खा रहा है, तो वह क्या करता है, उसको वहां से खाने के बाद उसको अपने पेट में स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद जब वो स्टोर हो जाता है पूरी तरह से,
तो वह बैठ कर फिर क्या करता है, अपना जुगाली करना शुरू कर देता है, च्यूइंग, जो कि 6 से 7 घंटे तक च्यूइंग करता है। एक पशु 6 से 7 घंटे तक च्यूइंग करता है। ठीक, ये चीजें याद रखिएगा। अब देखिए क्या बात कर रहे हैं, कैटल की डेंटिशन की बात कर रहे हैं। ठीक, डेंटिशन में क्या आप देखे होंगे, पशु जो होते हैं उसमें आगे क्या होते हैं, इंसाइजर होते हैं, कैनाइन उसमें नहीं पाए जाते, फिर प्रीमोलर होते हैं, फिर मोलर होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, आप देखेंगे क्या, एक चीज आपको बताएं, पशु में दांत को पहचानने के, काउंट करने के फार्मूला जो है, ठीक क्या है, देखिए, एक टेम्परेरी होता है और दूसरा क्या होता है, परमानेंट। तो एक परमानेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक, परमानेंट के बारे में बात करते हैं, जो फार्मूला होता है इसका, इंसाइजर, अब ये ऊपर वाला जो है ये क्या है, आई बाई आई, मतलब इंसाइजर है ऊपर का जो जबड़ा हो गया है नीचे का, प्लस सी बाई सी, प्लस प्रीमोलर पीएम बाई पीएम, प्लस यम बाई यम। दिख रहा है चीजें क्या लिखी हुई है, एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है, दिख रही है आपको, आई बाई आई, सी बाई सी कैनाइन, पीएम बाई पीएम यानी प्रीमोलर, प्रीमोलर कैनाइन। ये ऊपर वाला जा हो गया, ये नीचे वाला जा। अंदिता चीजें समझ में आ रही है, चीजें अच्छे से समझते चलिए, कोई डाउट होगा तो उसको आप नोट करके जरूर रखिएगा। ठीक, ताकि आप लास्ट में अपने डाउट को क्लियर कर सके, पूछ सके। ठीक है, चलिए, ये चीजें समझ में आ गई, फार्मूला आपको दिखा भी देते हैं। बट यहाँ से देखिए कि कैटल फर्स्ट डेवलप 20 टेम्परेरी टीथ। पहले क्या जब होता है कि वह पहले उसमें जो बेबी मिल्क टीथ होते हैं वह 20 टेम्परेरी टीथ आते हैं। कितने, 20 केवल उसमें टेम्परेरी टीथ होते हैं, जो कि दूध के दांत जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दूध के दांत होते हैं, जो टेम्परेरी होते हैं, बाद में टूट जाते हैं। ठीक, अब बात क्या करते हैं, दिस टेम्परेरी टीथ इवेंचुअली फॉल आउट आर रिप्लेस, यह जो होते हैं इवेंचुअली गिर जाते हैं या फिर रिप्लेस होते हैं विथ 32 परमानेंट एडल्ट टीथ। किसमें, 32 परमानेंट दांत में जो एडल्ट में होते हैं उसमें यह रिप्लेस हो जाते हैं। जो 20 टेम्परेरी टीथ होते हैं कैटल में, या फिर कॉल्फ होता है जो बेबी टीथ मिल्क बोलते हैं, वे क्या होते हैं 32 टीथ में क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक, फिर क्या करा, एज एनिमल मैच्योर, तब जो हमारा एनिमल होता है क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। फिर क्या बोला है, टेम्परेरी टीथ और इजिली डिस्ड्यूसिबल द एडल्ट टीथ। ठीक, जो टेम्परेरी टीथ होता है वो आसानी से क्या होता है, एडल्ट टीथ में चेंज हो जाता है। दे आर मच द स्मॉलर एंड व्हाइटर देन परमानेंट टीथ। ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और परमानेंट टीथ से क्या होते हैं, व्हाइट होते हैं, सफेद। आपने कभी नोटिस किया है, अगर छोटा बच्चा है उसके दांत अगर आ जाते हैं, जैसे साल मतलब 12 महीने, 13-14 महीने पर, 11 महीने पर उसके दांत जब आ जाते हैं, वे दांत आप देखिए अपने दांत से उसको कंपेयर करिए, उसके दांत क्या हो देखेंगे, अधिक ब्राइटनेस दिखेगा उसके दांत में। ठीक है, बातें क्लियर है। अब देखेंगे तो उसके दांत क्या होंगे, आपसे अधिक चमकीले देखने को मिलेंगे, छोटे दांत होंगे, देखने में भी थोड़े सुंदर लगते हैं, होता है ऐसा। तो वही बात कर रहा है कि जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं वह क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं और व्हाइटर देन परमानेंट टीथ। जो परमानेंट टीथ होता है वह उससे क्या होते हैं, सफेद होते हैं यानी चमकीले होते हैं। ठीक, चलिए अब क्या कर रहा है, अब देखिए टेम्परेरी टीथ और परमानेंट। टेम्परेरी टीथ में क्या होते हैं, 8 इंसाइजर होते हैं। इंसाइजर यानी जो सामने वाले टीथ होते हैं, जो किसी जॉ में सामने वाला दांत होता है वो इसी को क्या बोलते हैं, इंसाइजर बोलते हैं। 12 मोलर होते हैं, ठीक है, प्री मोलर होते हैं। तो यही टोटल कितने हो गए, 20 क्या हो गए इसमें, टेम्परेरी टीथ हो गए। इसमें नो मोलर, मोलर्स नहीं होते टेम्परेरी टीथ में, जो मिल्क के दूध दांत होते हैं, ठीक है, जिसे दूध का दांत बोलते हैं, उसमें मोलर नहीं होते। ओके, चलिए अब फिर क्या है, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ में क्या होते हैं, 8 इंसाइजर होते हैं। अब इसको निकालने का भी तरीका बताएंगे आपको। 8 इंसाइजर, ये नंबर ऑफ है, ठीक है, ये नंबर है ना कि पेयर है, नंबर की बात कर रहा है। 8 इंसाइजर होते हैं, 12 प्रीमोलर होते हैं, 12 मोलर होते हैं। ठीक, 8 इंसाइजर, 12 प्रीमोलर, 12 मोलर, जो कि टेम्परेरी टीथ होते हैं। अब देखिए एनिमल है, एनिमल रूमिनेंट है यानी चबाने वाला, च्यूइंग करने वाला एनिमल है। तो च्यूइंग करने वाले एनिमल में कैनाइन नहीं पाया जाता, इस बात को नोट कर लीजिए। ठीक है, च्यूइंग करने वाले या रूमिनेंट एनिमल जिसको बोलते हैं उसमें क्या होता है, कैनाइन टीथ नहीं होता है। ठीक, बातें क्लियर रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ से कोई डाउट हो तो नोट करे रखिए, अब टीथ वाला कंप्लीट कर लेंगे तो जरूर बताएंगे आपके डाउट। अब देखिए क्या है, देयर आर 32 परमानेंट टीथ, इसमें 3 पेयर मोलर होते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें, 3 पेयर मोलर होता है, कितने,
थ्री पेयर प्रीमोलर होता है। ईच जॉ मतलब, अब देखिए एक बात और सुन लीजिए, क्या है एक बात और कि इसमें क्या होता है, पशु के दो जबड़े होते हैं, ऊपर और नीचे। पशु के नहीं, एनिमल के या ह्यूमन भी है, दोनों जबड़े होते हैं। तो आप पशुओं के देखे होंगे, एक ऊपर जाओ होता है, एक नीचे इस तरह से होता है, ठीक। तो इस वाले में क्या होता है, जो हमारा इंसाइजर होता है, जो सामने के दांत होते हैं, और ऊपर वाले जॉ में सामने दांत नहीं होते, जो इंसाइजर नहीं होते, ठीक है। ऊपर वाले जबड़े में इंसाइजर नहीं होते, ठीक। और नीचे वाले में इंसाइजर होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रीमोलर होता है। उसके बाद क्या होता है, मोलर होता है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इंसाइजर नहीं होते, प्रीमोलर होता है और मोलर होता है। प्रीमोलर और मोलर, प्रीमोलर और मोलर होता है। नीचे वाले में इंसाइजर भी होता है, प्रीमोलर भी होता है और मोलर भी होता है, ठीक। चलिए, तो यही बात तो बता रहे हैं यहाँ पे, इसमें 32 परमानेंट होते हैं, जिसमें 3 पेयर मोलर होते हैं, प्रत्येक जगह, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी तीन तीन पेयर, यानी 3 पेयर ऊपर हुआ तो कितने हुए, 6 दांत हुए। और फिर 3 नीचे हुआ तो कितने हुए, 6 हुए। यानी टोटल इंसाइज प्री मोलर कितने हो गए, 12 प्री मोलर हो गए टोटल। टोटल कितने प्री मोलर हो गए, 12 टोटल प्री मोलर हुए, ठीक। देखिए बात क्या कर रहा है कि प्रत्येक जॉ में 3 प्रीमोलर होते हैं, ठीक। प्रीमोलर, और 3 ऊपर हुआ तो 3 नीचे हुआ, तो दोनों कितना हो गए, 6 दांते हुए, 6, तो दोनों मिलकर कितने हो गए, 12 प्रीमोलर हुआ। इसी तरह करें 3 पेयर ऑफ मोलर, 3 पेयर मोलर है, तो 3 ऊपर मोलर हो गया और 3 नीचे मोलर हो गया। अब ये दोनों कितने हुए, 6 मोलर हुए, और यहाँ पे कितना हुआ, 6 मोलर हुआ। ये दोनों मिलकर कितना हो गए, 12 मोलर हो गए, ठीक। तो 12 मोलर हुआ, 12 प्री मोलर हुआ, ठीक। ऊपर वाले जॉ में भी 3 पेयर है, नीचे वाले भी जॉ में 3 पेयर है, तो तीनों 3 मिलके कितने हो गए, 6 6 दांत हुए, 6 6 मिलके कितने हो गए, टोटल मोलर 12 मोलर हो गए, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं आगे, कि फाइंडिंग द एज। अब पहले हम एक आपको फार्मूला बता दिया या नहीं, एक बार देख लेते हैं। चलिए आगे दिया गया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले। दांत के बारे में समझ में आया कि एनिमल में डेंटिशन कैसे होता है। चलिए बताइए अनिता, अगर आपको चीजें समझ में आई, यस और नो, आप बताइए, फिर उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, फिर आगे यहाँ चलेंगे। फाइंडिंग द एज ऑफ एनिमल, एनिमल की एज कैसे फाइंड करेंगे, कि एनिमल कितने एज का हुआ है, इसको कैसे हम फाइंड करेंगे। आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार आप अपना मैसेज दे दीजिए कि आपको चीजें समझ में आ गई हैं। चलिए, अच्छा, ठीक है, समझ में आ गई। तो बताइए काऊ में कैनाइन दांत कितने होते हैं, कैनाइन टीथ कितना होता है, बताइए। कैनाइन टीथ कितना होता है। चलिए, काऊ में कैनाइन टीथ कितने होते हैं। अच्छा बताइए, होते भी है या नहीं, बस एस आर नो में रिप्लाई दीजिए। कैनाइन टीथ होते हैं या नहीं, जो च्यूइंग करने वाले एनिमल होते हैं उनमें कैनाइन टीथ होते हैं या भी नहीं, एस आर नो, वाई आर नो। चलिए देखिए, इसमें क्या है, कैनाइन टीथ नहीं होते, क्योंकि काऊ क्या है, रुमिनेंट एनिमल है, ठीक है, च्यूइंग करने वाला एनिमल है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कैनाइन टीथ नहीं पाए जाते, ठीक। ये चीजों को याद कर लीजिए कि उसमें कैनाइन टीथ नहीं होते हैं, ठीक, नहीं होते। ओके गुड अनिता। चलिए
तो चलिए चीजें समझ में आई। अब देखिए क्या करते हैं इसमें, एज फाइंडिंग देखते हैं एनिमल में। पहले एक जनरल अपीयरेंस, मतलब उसको सामान्यतः देख कर किया जाता है। यंग एनिमल इज शाइनी आई, जैसे जो आप देखे होंगे कोई यंग बॉय है या फिर यंग छोटा बच्चा है तो उसके क्या होंगे, आई जो है शाइनिंग करते रहेंगे। हाथ पैर क्या होंगे, अच्छे से उसके जो सेल्स होंगे अच्छे से डेवलपमेंट होंगे, ठीक है, देखने में अच्छे लगते हैं। तो ये क्या करते हैं, यंग होते हैं, ठीक। तो इसी तरह बात कर रहा है कि जो जनरल अपीयरेंस से बात करते हैं, यंग एनिमल जो होते हैं उसके साइन आई करते हैं, आई चमकते हैं। जो यंग एनिमल के हॉर्न होते हैं कैसे होते हैं, स्मॉल और शाइनिंग करते होते हैं, ठीक है। स्किन ड्रॉन द डेवलपमेंट ऑन, स्किन जो होते हैं अच्छे से डेवलप होते रहते हैं उसके। मीडियम साइज टीथ, उसके दांत छोटे होते हैं और एजिल नेचर के होते हैं, यानी थोड़ी दयालुता, मतलब अच्छे देखने में सुंदर लगते हैं। ये कैसे होते हैं, यंग एनिमल की पहचान हुई, ठीक। अब बात क्या करता है, सीइंग द हुक, यानी हुक मीन्स क्या होता है, खुर। पशुओं के जो खुर होते हैं नीचे पैर में इतने मोटे जो कि पूरे ठोस होते हैं, वो क्या होता है, चलने में उनके सहायता प्रदान करते हैं। जैसे क्या होता है, ह्यूमन है तो जो आदमी हो तो स्लीपर पहन लेता है, उसके लिए क्या है, वही है। अब जो एनिमल है, एनिमल कहीं भी चल रहा है, कहीं उठ रहा है, बैठ रहा है, कुछ भी, तो नीचे जो हुक होता है उसी को खुर बोलते हैं, ठीक है, जो कि बहुत हार्ड सख्त होता है, उसके चलने में उसे किसी भी प्रकार से उसको सहायता प्रदान करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, हुप यानी खुर बोलते हैं हिंदी में, ठीक। क्या बोलते हैं उसे, हुप बोलते हैं यार, खुर। तो ये कह रहा है इट इज द डिटेक्ट बाय द लुकिंग एट द कंडीशन, इसके कंडीशन को देख के भी क्या कर सकते हैं आप, अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑफ द हुप्स द हुप्स द यंग एनिमल आर द स्मॉल एंड शाइन, जो यंग एनिमल होंगे, यानी ठीक है, यंग एनिमल होंगे उनके जो हुप होंगे कैसे होंगे, कुछ छोटे और शाइनिंग करते हुए दिखेंगे, ठीक। अब बाई हॉर्न यानी सिंह को देखकर, बाई हॉर्न मीन्स मतलब सिंह को देखकर, सिंह को देखकर कैसे पहचानेंगे कि एनिमल कैसा है। देखिए बात करते हैं, फार्मूला क्या होता है इसका, जो होता है 2n नंबर ऑफ रिंग। अगर आप बताइए उसके कितना बोला है, 2n नंबर ऑफ रिंग, ठीक, 2n नंबर ऑफ रिंग, ठीक। अब देखिए आप बताइए कि जो उसमें एक रिंग है, ठीक है, 2 + 1 रिंग, उसके हॉर्न पे सिंग पे एक रिंग दिख रहा है, तो कितने वर्ष का हुआ, 3, यानी 3 आया तो कितने ईयर का हुआ, 3 ईयर्स का। देखिए जो अब आप समझ सकते हैं कि जो एनिमल में उसके सिंग पे, ठीक है, जैसे सपोज दैट कि यह एनिमल है तो एनिमल का एक सिंग हुआ, तो इसके सिंग पे जो पहले रिंग बनेगी कब बनेगी, वह 3 साल पे बनेगी। कितना, 2n + 1 एक रिंग इक्वल 3, ठीक, 3 ईयर आया। तो जो इसके रिंग पे, इसके सिंग पे जो पहला बनेगा हमारा क्या बनेगा, वह इससे 3 साल पे एक रिंग आएगा उसके हॉर्न पे, ठीक। अब दूसरा बात क्या कर रहा है, अब इसी तरह बढ़ता जाएगा। अगर आप देखें कि इसमें 2 रिंग हुए तो कितना हुआ, 4, यानी अब प्रत्येक साल पहले रिंग में आने में लेट है, पहला रिंग कितने बाद दिन बाद आएगा, 3 ईयर बाद आएगा, ठीक है, 3 साल बाद। अब दूसरा रिंग कितने, 4 साल बाद, यानी अब हर साल क्या होंगे उसमें एक रिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए 2 + 3 रिंग की बात करते हैं तो 5, ठीक है, 2 + 4 रिंग की बात करते हैं तो 6, यानी कि 3 से स्टार्ट हुआ, अब हर साल एक रिंग आएगा, ठीक। जितने रिंग होंगे उसमें 2 प्लस करके आप उसके एज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना है या उतने ईयर का है, ठीक। अगर उस पर 4 रिंग देख रहे हैं तो 2 ऐड करके आप अंदाजा लगा सकते हो, यह 6 ईयर का एनिमल है, ठीक। बट क्या है यह, ठीक, यह क्या है, बट इसमें कि यह सुटेबल या फिर बोल सकते हैं एक अच्छा मेथड नहीं है, ठीक है, गुड मेथड नहीं है इसको पहचान करने का। बिकॉज कि जो फार्मर होगा या फिर उसको कीपर होगा, उसको देख रखने वाला होगा, ठीक है, ठीक, उसका जो देख रेख करने वाला होगा वह क्या करेगा, उसके सिंग पे जो रिंग आएंगे उसको क्या कर सकता है, स्क्रब भी कर सकता है सैंड पेपर से, ठीक। अगर सैंड पेपर से ये क्या होंगे, इसको स्क्रब कर देगा, स्क्रब कर देगा तो ये पता नहीं चलते, ठीक, इससे स्क्रब हो गए तो इसमें क्या होगा, रिंग पे या रिंग पता नहीं चलेगा, तो उसमें क्या है, एक अच्छा मेथड नहीं माना जाता, ठीक। चीजें यही बताई गई होंगी कि देखिए 2n ये तो हो गया, बट जब द फर्स्ट रिंग इज द हॉर्न फ्रॉम द हॉर्न द एनिमल द 3rd ईयर, मतलब पहला रिंग जो आता है वो 3rd ईयर में आता है। फिर आफ्टर बर्थ इज द रिंग इज द फॉर्म एवरी ईयर, और हर ईयर मतलब प्रत्येक ईयर बाद उसके रिंग आते हैं। इट इज द रॉन्ग एस्टिमेट द एज मेथड भी, ठीक, एज को एस्टिमेट करने की या पहचानने की एक अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि with the help with the sand paper the keepers gone the ring, ठीक है, बेड द हॉर्न, ठीक।
जो हॉर्न पे रिंग होंगे, कीपर्स जो होगा या फिर उसको देख रेख करने वाला होगा, सैंड पेपर से उसके रिंग को क्या कर सकता है, खत्म भी कर सकता है। ठीक, तो ये चीजें हुई, ये अच्छा एक मेथड नहीं है। ठीक, दो चीजें, तीन चीजें मैंने बताया। एक, पहले उसके जनरल अपीयरेंस, मतलब बाहर से फिजिकल रूप से उसे देख के आप पहचान सकते हो एनिमल कितने वर्ष का है, यंग है या फिर ज्यादा एज हो चुकी है। दूसरे उसके हुप्स को देखकर, तीसरा उसके हॉर्न को देखकर। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं था। फाइंडिंग द एज ऑफ एनिमल, कोई डाउट ऐसा लो? चलिए ठीक है, कोई डाउट नहीं, अच्छी बात। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, बाई टीथ, यानी उसके दांत को देखकर कैसे पहचानेंगे कि एनिमल क्या है, कितने वर्ष का है। तो क्या है, इट इज द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ द डिटरमाइन ऑफ द ऑफ एनिमल। ठीक है, एनिमल के एज को फाइंड करने का सबसे सुटेबल मेथड, ठीक है, क्या है, टीथ को देखकर, उसके दांत को देख के पहचाना जा सकता है। ठीक, क्या है, एनिमल के दांत को देख के हम उसको पहचान कर सकते हैं कि यह काऊ या फिर बुफैलो कितने ईयर्स का है। तो देखते हैं, टीथ फार्मूला पहले ही बताया था, आई बाई आई, यानी इंसाइजर बाई इंसाइजर, इंसाइजर ऊपर, इंसाइजर नीचे, ऊपर के जबड़े में और नीचे जौ में। कैनाइन होता नहीं रूमिनेंट एनिमल में, प्रीमोलर ऊपर और नीचे, और मोलर ऊपर और नीचे। अब बात आइए आप कि प्रीमोलर कितने पेयर होता है। ठीक है, बताइए यहाँ पे। अब बताइए मोलर कितना होता है और इंसाइजर कितना होता है। बताइए अनिता, हम अब लिखते हैं, बताइए इंसाइजर ऊपर वाले जबड़े में कितना होता है, ऊपर वाले जबड़े में इंसाइजर कितना होता है। देखिए, ऊपर वाले जबड़े में इंसाइजर जो होता है वह 4 पेयर होता है, 4 पेयर नीचे होता है, यानी कुल टोटल 8 दांत कितने हुए, 8 ऊपर दांत हुए। ये नंबर ऑफ है, पेयर यहाँ पे है, ये नंबर ऑफ टीथ है। ठीक, तो पेयर 4 पेयर होते 8 दांत, और 4 पेयर नीचे, तो यानी 8 हुए। अब बात कर रहा है कि 3 पेयर इसमें क्या होते हैं, 3 पेयर क्या होता है यहाँ पे, 3 पेयर प्रीमोलर, 3 पेयर प्रीमोलर नीचे। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 6 दांत और 6, ये दोनों कितने हो गए, 8 8 16 प्लस 12। ठीक, ये 12 हुए। अब फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 3 ऊपर 3 नीचे, तो कितना हुए, प्लस 6 ऊपर 6 नीचे, यानी 12 प्लस 12। अब टोटल दांत कितना हो गया, जोड़ लीजिए, आई थिंक 32 होना चाहिए। क्या मिस्टेक है क्या कहीं? सॉरी, इंसाइजर जो होता है नहीं होता है यहाँ पे। ठीक, सॉरी, जो एनिमल में ऊपर क्या होते हैं, इंसाइजर नहीं होते, ऊपर इंसाइजर नहीं होते, केवल नीचे 4 पेयर इंसाइजर होते हैं। ठीक, तो इसमें यहाँ पे कितना हो गया, 8 दांत हो गया। ठीक, तो क्या हुए, 12 24 24 8 32 दांत हुए टोटल। ओके, यहाँ ऊपर क्या होता है, इंसाइजर नहीं होता, ऊपर वाले जबड़े में इंसाइजर नहीं होता। जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं उनके ऊपर वाले जबड़े में इंसाइजर नहीं होता, इस चीजों को याद रखिएगा। ठीक, और केवल 4 पेयर नीचे ही क्या होता है, इंसाइजर होता है नीचे वाले जबड़े में। अब क्या देखिए, एक परमानेंट है, 4 नीचे 4 पेयर, फिर 3 3 पेयर ऊपर नीचे क्या हुए, प्रीमोलर और मोलर। ओके, तो इस तरह से दांत भी देख के पहचान सकते हैं। अब बताएंगे कितने टीथ होंगे, कितने मोलर, कितने इंसाइजर होंगे, तो कितनी एज होगी, इस चीज से हम डिटरमाइन करेंगे इसको। अब देखते हैं, मोलर टीथ डू नॉट इमर्ज द टेम्परेरी काउ बुफैलो। ठीक है, काउ या बुफैलो जो क्या होते हैं, कॉल्फ होते हैं, उनमें टेम्परेरी दांत आता है, टेम्परेरी टीथ आती है। टेम्परेरी टीथ में मोलर नहीं होते, टेम्परेरी टीथ जो होता है वहां पे मोलर नहीं होता। ठीक, टेम्परेरी टीथ में मोलर नहीं होता। ओके, अब बात क्या कर रहे हैं, द एज ऑफ द एनिमल इज डिटरमाइंड ओनली बाय द इंसाइजर। जो एनिमल के एज को डिटरमाइंड कर सकते हैं केवल किससे, इंसाइजर टीथ से केवल हम डिटरमाइंड कर सकते हैं। जो हम एनिमल के एज को डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी फाइंड कर सकते हैं, वह किससे कर सकते हैं, केवल इंसाइजर टीथ को देखकर। किससे, केवल इंसाइजर टीथ को देखकर। कैसे करा है, कैनाइन टीथ आर नॉट फाउंड, कैनाइन टीथ नहीं होता किसमें, इज रूमिनेंट एनिमल। ये चीजें मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ। ठीक, कि कैनाइन टीथ आर नॉट फाउंड इज रूमिनेंट एनिमल, इस चीज को याद नोट कर लीजिए, कैनाइन टीथ आर नॉट फाउंड इज रूमिनेंट एनिमल।
रूमिनेंट एनिमल मतलब जो पशु भोजन करने के बाद च्यूइंग करते हैं, जो एनिमल यानी कोई भी जीव जो भोजन करने के बाद च्यूइंग करता है बहुत लंबे टाइम तक, उसी को क्या बोल, वो क्या होते हैं, रूमिनेंट एनिमल होते हैं। ठीक, बताइए अनिता, अभी तक आपको समझ में आया है नहीं कि इसको कैसे फाइंड करेंगे? है ऑडियो वीडियो दोनों विजुअल है, थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम से इधर हो गई थी क्लास। ऑडियो वीडियो दोनों विजुअल है। चलिए, एवरीथिंग क्लियर है तो ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं यहां से। अब देखिए, फाइंड द एज ऑफ काऊ एंड बुफेलो। काऊ बुफेलो हम उसके टीथ को देखकर पहचान कैसे करेंगे? अब देखिए क्या होते हैं, जो इंसाइजर होते हैं, पहले ही बताया, इसके एज को हम इंसाइजर से ही फाइंड करेंगे। किससे करेंगे? इंसाइजर से फाइंड करेंगे। ओके, तो इंसाइजर कितने होते हैं, कितने होने चाहिए, तो कितने एज होगी, इससे हम अंदाजा या फाइंड कर सकते हैं। ठीक, देखिए अगर कितने हैं, दो इंसाइजर, पहले क्या करेंगे, पेयर वाइज देखेंगे। ठीक, कि जब भी हम देखेंगे इसमें कितने होंगे, पेयर वाइज देखेंगे। फर्स्ट पेयर, प्लीज 1 मिनट वेट। देखिए फर्स्ट पेयर जब आएगा, वह कितने दिन बाद आता है? पहला पेयर 2 ईयर के एज में आता है, तब एज कितना होगा? फर्स्ट जो हमारा पेयर आएगा काऊ या बुफैलो में, तो उसकी एज कितनी होगी उस टाइम पे? 2 ईयर्स की होगी। ठीक, तो अब क्या करेगा, प्रत्येक ईयर प्रत्येक पेयर आना स्टार्ट हो जाता है। इंसाइजर के पहला पेयर केवल आने में लेट होता है, जो कि 2 साल बाद आता है पहला पेयर। अगर पहली पेयर अभी नहीं आई है तो क्या फाइंड कर सकते हैं, वह 2 ईयर से कम है। कितने दिन का है? 2 ईयर से वह कम दिन का है, इससे फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, अब अगर सेकेंड पेयर आया तो उससे अब क्या बोल सकते हैं कि अब जो पहला पेयर तो 2 साल बाद आया, तो सेकेंड पेयर कब आएगा? वो तीसरे ईयर में सेकेंड पेयर आ जाएगा। कब आएगा? तीसरे ईयर में सेकेंड पेयर उसका आ जाता है। ठीक, जो हमारा सेकेंड पेयर होता है वह कब आ जाता है? तीसरे ईयर तक आ जाता है सेकेंड पेयर। चलिए देखिए, यही बात कर रहे थे हम कि फर्स्ट पेयर जो आएगा वह कितने दिन बाद आता है? सेकेंड ईयर, मतलब 2 साल बाद आता है। ठीक, अब जो बात कर रहा है कि हमारा जो सेकेंड पेयर जो आएगा वह कब आएगा? तीसरे ईयर। यानी पहला पेयर आने में 2 साल का टाइम लेगा। अब उसके बाद प्रत्येक साल उसका एक एक पेयर आता चला जाएगा। देखिए फर्स्ट पेयर जब आया तो कितने दिन बाद आया? 2 साल। सेकेंड पेयर आया तो हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं 3 साल का हुआ। थर्ड पेयर आया तो उसको इंसाइजर क्या होते हैं? सामने वाले जो नीचे के दांत होते हैं वह काऊ के इंसाइजर होते हैं। ठीक, वह क्या होते हैं? इंसाइजर। तो अब थर्ड पेयर आया तो अब क्या बोल सकते हैं कि काऊ कितने दिन की हो गई? 4th ईयर की। अब फोर्थ पेयर आया तो क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 ईयर की हो गई। अगर अब फिफ्थ पेयर आ जाएगा तो कितने ईयर की हो जाएगी, आप बताइए। अनिता आप बताइए, अगर फिफ्थ पेयर आएगा या नहीं आएगा? अगर आएगा भी तो कितने दिन का वह हो जाएगा? ठीक, अगर फिफ्थ पेयर काऊ का आता है इंसाइजर, तो वह कितने दिन का हो जाएगा, क्या इसको आप बताइए। क्या आएगा भी या नहीं आएगा? नहीं आएगा तो क्यों आएगा, क्यों नहीं आएगा? हाँ, वो बोर्ड थोड़ी सी डार्क हो गई थी। डार्क क्या, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से वो कट गया था, बट अब सही है। ठीक है, चलिए।
बताइए अनिता, अगर आप इसका छठवां ईयर आएगा तो क्या इसका फिफ्थ पेयर आएगा? नहीं, देखिए अब इसके बाद कोई पेयर नहीं आएगा, क्योंकि काउ में जो इंसाइजर होती है वो कितने, फोर्थ पेयर तक ही होता है। कितना होता है? फोर्थ पेयर ही होता है। ठीक, 4 पेयर ही होते हैं जो इंसाइजर होते हैं। ठीक, ये चीजें क्लियर। अब इसका देखिए फाइंड कैसे करेंगे कि अब आगे एज कैसे। अब देखिए फर्स्ट ईयर जो हुआ, सॉरी, जो फर्स्ट पेयर आया वो कितने दिन बाद आया काउ का? 2 साल बाद आया। ठीक है, फर्स्ट पेयर कितने आया? 2 साल बाद। अगर फर्स्ट पेयर घिसेगा, उसका क्या होगा? फर्स्ट पेयर क्या कर जाएगा? वह स्क्रैच करेगा। धीरे धीरे वह जब जुगाली करेगा, च्युइंग करेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा? उसका पेयर क्या होगा? जो दांत होंगे वह स्क्रैच करने लगेंगे, घिसने लगेंगे। तो थोड़ी बहुत यह घिसा हुआ देखिए फर्स्ट पेयर, तो आप अंदाजा लगा दीजिए इसके बाद वह कितने दिन का हो जाएगा? 6 ईयर्स का हो गया होगा। अगर सेकेंड पेयर घिसा हुआ दिखेगा तो वह कितने हो जाएगा? 7 ईयर का हो गया होगा। अब क्या होगा? थर्ड पेयर जो होगा वह कितने दिन का घिस जाएगा, यानी स्क्रैच होगा, तो कितना अंदाजा लगा सकते हैं? 8 ईयर का हो गया। अब क्या है? फोर्थ पेयर जो स्क्रैच करेगा, घिसेगा, वह कितने दिन का हो जाएगा? 9 डे का हो जाएगा, यानी 9 ईयर का हो जाएगा। ठीक, ये ईयर में है टोटल। ठीक, तो क्लियर हुआ अब कि उसका फर्स्ट पेयर जब आएगा तो 2 साल का, सेकेंड पेयर आ गया होगा इंसाइजर का तो वह थर्ड ईयर का, 3 ईयर का। अगर थर्ड पेयर इंसाइजर का आया होगा तो वह 4 साल का हो गया होगा। फोर्थ पेयर इंसाइजर का आया होगा तो वह 5 साल का हो गया होगा। ठीक, अब इस तरह जब अगर फर्स्ट पेयर उसके स्क्रैच किया होगा तो वह कितने दिन का हो गया होगा? 6 साल का हो गया होगा काउ। ठीक, अगर उसका सेकेंड पेयर घिस रहा है तो 7 ईयर का हुआ होगा। अगर थर्ड पेयर घिस रहा है तो 8 ईयर का हुआ होगा। अगर फोर्थ पेयर घिस रहा है तो 9 ईयर का होगा। अब इसके बाद क्या होगी? जो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी 9 ईयर के बाद, 9 ईयर के बाद काउ की इकोनॉमिक वैल्यू क्या होगी? धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, यानी काउ की जो इकोनॉमिक वैल्यू होगी वह 9 ईयर के, 9 साल के बाद क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक, चीजें क्लियर? अब समझ में आया कि हम डेंटिशन यानी दांत से कैसे पहचान पाएंगे उसके एज को। क्लियर हुआ अनिता? एस आर नो? अगर क्लियर हुआ तो एस, नहीं तो फिर नो। ठीक है, बताइए जल्दी, ताकि आगे यहां से फिर आगे चले। आई होप कि इसमें कोई समझने वाला, बहुत हार्ड चीज नहीं है, थोड़ी सी समझने वाली चीजें हैं। आप पूरा कंसंट्रेट यहाँ पे कीजिए, सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, जो चीजें नहीं समझ में आता मैं उसको समझाने के लिए यहाँ पे रेडी हूँ। ठीक है, पूरी चीजें यहाँ से जो पढ़ाऊंगा वो चीजें समझा के ही जाऊंगा। ओके, यस सर। यानी आप अब दे उसके एज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, रिप्लाई आप बहुत लेट से करती हैं इंदिता। देखिए अगर चैट बॉक्स में कुछ भी पूछा जाए तो इसको थोड़ा सा क्विकली रिप्लाई किया कीजिए। ठीक है, ताकि आगे फिर जल्दी से बढ़ा जाए, क्योंकि देखिए सिलेबस थोड़ा सा लंबा है, टाइम यहाँ पे बहुत स्पेंड नहीं करना है हमें। ठीक है, अब क्या देखिए, ये चीजें टिथ से क्लियर हो गई, उसके एज फाइंड कर लिया हमने, ब्रीडिंग पढ़ लिया। ठीक है, और फिर कुछ जो चीजें थी उसके सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब क्या देखते हैं? कैस्ट्रेशन देखते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा ब्रीडिंग पार्ट है एनिमल एनिमल हस्बेंड्री में, यह बहुत कम जगहों पे यानी बहुत कम पढ़ाया जाता है। ठीक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि एग्जाम में देखने को मिलता है। यही चीजें माइनर माइनर है, जो कि एग्जाम में यही से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ब्रीडिंग जो होता है एनिमल में बहुत कम पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जो पढ़ाया गया उसको प्रॉपर देखिए, अच्छे से ध्यान से देखिए, जो एडिशनल चीजें उसके नोट्स बनाइए। ठीक, देखिए क्या बात करते हैं? कैस्ट्रेशन की बात करते हैं, यानी कैस्ट्रेशन के बारे में छोटा मैं आपको पहले ही बताया था। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बधियाकरण। बधियाकरण अगर शुद्ध नहीं समझ में आता तो इसके क्या बोलते हैं? नसबंदी भी बोला जाता है। ठीक, यानी नसबंदी क्या होता है? देखिए क्या होता है, मेकिंग द एनिमल अनेबल टू रिप्रोड्यूस। अब क्या बात कर रहा है कि रिप्रोड्यूस, इसके जो रिप्रोड्यूस करने की क्षमता होती है उसको क्या करना? अनेबल कर देना, जनरली नोन एज द कैस्ट्रेशन। रिप्रोड्यूस मतलब उसके माता पिता जो थे वह रिप्रोडक्शन क्षमता उनमें थी, अब जो प्रोजनी आएगी उसमें भी रिप्रोडक्शन क्षमता होगी, वह रिप्रोडक्शन सपोज दैट कि कर भी रहा है। ठीक है, उसके लिए यूज भी किया जा रहा है, बट क्या किया जा रहा है? उसको बाद में उसके रिप्रोडक्शन क्षमता को, रिप्रोडक्टिव क्षमता को क्या किया जाए? कैपेसिटी को क्या कर दिया जा रहा है? अनेबल कर दिया जा रहा है। तो वही चीजें बोल रहा है कि अनेबल टू रिप्रोड्यूस मतलब पुनः उससे रिप्रोड्यूस करने की क्षमता को, ठीक है, उसके पुनः रिप्रोड्यूस करने की क्षमता को क्या करना? अनेबल कर देना ही क्या कहलाता है हमारा?
कैस्ट्रेशन कहलाता है। अब यह कैसे किया जाता है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कैस्ट्रेशन समझ में आया, उसके रिप्रोड्यूस कैपेसिटी को अनेबल कर देना, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्षमता या रिप्रोड्यूस क्षमता को, कैपेसिटी को अनेबल करना ही क्या कहलाता है, कैस्ट्रेशन कहलाता है, ठीक। अब इसके देखिए सावधानी भी कुछ बरतनी है, क्या करनी है, प्रिकॉशन क्या है, कैस्ट्रेशन शुड बी द परफॉर्म ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन, यह कब करना चाहिए, कोल्ड सीजन में करना चाहिए। एंड स्ट्रिक्टली अवॉइड रेनी सीजन, रेनी सीजन से बचाना चाहिए, रेनी सीजन यानी बरसात के टाइम में इसमें कैस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए, ठीक। अब क्या करें, फॉर फियर द फ्लाई प्रॉब्लम, जो फ्लाई मक्खी प्रॉब्लम होती है, इसे देखने को मिलती है, डिजीज हो सकते हैं, ठीक है, उससे पशुओं में, एनिमल को और अधिक प्रॉब्लम या समस्या हो सकती है, ठीक। चलिए अब क्या है, ऑप्टिमम एज, एज किस एज में उसमें कैस्ट्रेशन करनी चाहिए। अब देखिए कैस्ट्रेशन होता क्या है, जो पहले आप मेल एनिमल या फिर बोले तो बुल में जो स्क्रोटम होता है, ठीक है, जो नीचे स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम को कट करके दो तरह से होता है, एक ओपन होता है, क्लोज होता है, ठीक, दो होता है, एक ओपन एक क्लोज। जो स्क्रोटम होता है, जो बुल में नीचे होता है, उसे स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम को ओपन करके टेस्टी को निकालना, या फिर क्लोज मेथड से देखा जाए तो टेस्टी जो होता है, जो स्पर्म होता है, उसमें ब्लड को जो पहुंचाता है, ब्लड वाले नस को क्या करना, उसको इनएक्टिव कर देना या उसको दबा देना ही क्या होता है, कैस्ट्रेशन होता है। इसी मेथड से किया जाता है, ठीक। उसमें क्या होता है, उसके धीरे धीरे स्पर्म बनने की जो कैपेसिटी होती है बुल में, ठीक, उसमें ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड ट्रांसपोर्शन को क्या किया जाता है, उसमें बंद कर दिया जाता है, जिससे उससे रिप्रोडक्शन क्षमता क्या होती है, खत्म हो जाती है, तो कैस्ट्रेशन हुआ, ठीक। अब क्या है, ऑप्टिमम एज क्या होता है इसमें, यंग एनिमल को 3 मंथ के अंडर में करना चाहिए, उसमें सर्जिकल मेथड किया जाता है, ठीक, यानी बोले तो, और इलास्ट्रेटर मेथड। सर्जिकल मेथड क्या है, ओपन, यानी क्या किया जाता है, जो स्क्रोटम होता है, ठीक, जो बोल का स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम को कट करके उस पर एक चीरा लगा के उसमें से टेस्टी को क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ठीक। तो वे क्या होता है, उसमें थोड़ी बहुत उसमें पेन होती है, बट अगर बहुत ज्यादा पेन तो नहीं होता, बट थोड़ा बहुत पेन होता है। अगर कट लगेगा तो नॉर्मली सा उसमें पेन तो होना ही है, बट क्या होता है कि अब ऐसे ऐसे है जो कि कट करने के बाद, या जैसे आपने कभी देखा होगा ऑपरेशन थिएटर में, तो ऑपरेशन थिएटर में जैसे ऑपरेशन किया जाता है तो क्या ऐसा बहुत दर्द होता है, दर्द होता है तो उसमें जो पेशेंट है वो बहुत शोर करता। तो ऐसे ऐसे केमिकल जो है यूज करके उनको क्या किया जाता है, कैस्ट्रेशन किया जाता है, जो कि सर्जिकल, और क्या बोलते हैं इसको, सर्जिकल या फिर क्या बोलते हैं उसको, ओपेन मेथड बोलते हैं। और एक इलास्ट्रेटर मेथड क्या होता है, इलास्ट्रेटर और रबर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, क्या होता है, रबर। अब इसमें क्या होता है, जो बच्चे छोटे एनिमल होते हैं, एक काल्प होता है 3 मंथ का, उनके स्क्रोटम पे, ठीक है, स्क्रोटम पे टाइटली रबर से बांध दिया जाता है। जैसे जैसे पशु यानी एनिमल बड़ा होता है, वह स्क्रोटम को धीरे धीरे दबाता चला जाता है। उसके बाद क्या करता है, उसके जो नस होते हैं, ब्लड सर्कुलेट करते हैं स्पर्म बनने के लिए, उस नस को क्या कर देता है, दबा देता है, ठीक। तो दब जाती है, तो उसमें क्या बोलते हैं, उस मेथड को इलास्ट्रेटर मेथड बोलते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, एडल्ट एनिमल में, एडल्ट एनिमल में क्या करते हैं, 1 ईयर के अंडर में कर लेते हैं, या कैसे क्लोज मेथड या बर्डीजो कैस्टर्ड से किया जाता है। किससे किया जाता है, बर्डीजो से। आई थिंक मैंने आपको बर्डीजो इंस्ट्रूमेंट होता है, तो बर्डीजो इंस्ट्रूमेंट पिछले क्लास में आपको बताया भी था, दिखाया भी था कि बर्डीजो है क्या। यह सबसे फेमस है और पॉपुलर बोल सकते हैं कैस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत ही लेस होता है, ठीक है, पेन लेस होता है। अब थोड़ा सा जो हमारा क्या है, सर्जिकल और इलास्ट्रेटर या पेनफुल होगा, क्योंकि अगर कट करेंगे, चीरा लगाएंगे तो दर्द होगा, रबड़ बांधेंगे तो ज्यादा होगा, धीरे धीरे दबाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो उसमें ज्यादा दर्द होगा। बट बर्डीजो क्या है, एक बार पेन होगा नॉर्मली सा, उसके बाद वह सही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए मेथड क्या है, इसमें 2-3 मेथड है। पहला क्या है, बर्डीजो मेथड, ओपेन और सर्जिकल मेथड, और नेक्स्ट क्या है, रबर रिंग और इलास्ट्रेटर मेथड। उनके कैस्ट्रेशन करने के लिए 3 मेथड है। अनिता स्पीड तो बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए कि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, स्पीड तो बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है बोलने का। चलिए ये 3 मेथड है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक इसको एक बार आप रीड करिए ताकि आपको आसानी। देखिए क्या है, एक बर्डीजो कैस्ट्रेशन करने का एक मेथड है, क्या है, देखिए क्या है, पशु है, पशु को इस तरह से गिरा के
उसके जो बर्डीजो इंस्ट्रूमेंट है उससे उसके स्क्रोटम वाले ऊपर को थोड़े से नस जो आते हैं, नस है उसको क्या किया जा रहा है, प्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, उसको दबाया जा रहा है, उसके नस को वहां से क्या किया जा रहा है, दबा दिया जाए, जिससे ब्लड सर्कुलेट उसके स्क्रोटम में नहीं होंगे तो वहां पे स्पर्म बनना बंद हो जाएंगे। ये बर्डीजो इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है, बर्डीजो इंस्ट्रूमेंट है। ये बर्डीजो कैस्ट्रेशन करने की मेथड है, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे तीनों मेथड है, एक बार तीनों मेथड को आप पढ़िए। बर्डीजो मेथड, ओपन आर सर्जिकल मेथड, और फिर क्या है, रबर आर इलास्ट्रेटर मेथड, ठीक। इसको एक बार आप रीड करिए। ठीक है, चलिए देखिए क्या है बर्डीजो मेथड। बर्डीजो मेथड क्या है, इट इज आल्सो नोन एज द ब्लड लेस कैस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, जब कैस्ट्रेशन किया जाएगा इसमें ब्लड नहीं आएगा, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लड लेस, ठीक। तो यह कैसा है, यह ब्लड लेस कैस्ट्रेशन भी बोलते हैं इसको। फिर क्या कह रहे हैं, दिस मेथड इज द सेफ, या सेफ है, और क्विकली और लेस चेंज इन द गेटिंग इन्फेक्शन। इस पे इन्फेक्शन होने का चांस जो होता है वो क्या होता है, चांस जो होता है वो कम होता है इसमें इन्फेक्शन का। और फिर क्या है, बर्डीजो कैस्ट्रेशन यूज टू क्रश द स्पर्मेटिक कोड। जो स्पर्मेटिक कोड होते हैं उसको दस द स्टॉपिंग द ब्लड टेस्टी। जो हमारा स्पर्मेटिक क्रोड होते हैं उसमें क्या होते हैं, ब्लड को टेस्टी तक पहुंचने से रोक दिया जाता है, ठीक है। अब क्या है, ओपन और सर्जिकल मेथड। इसमें क्या होता है, स्क्रोटम जो होता है उसपे कट करके, ओपन करके, और फिर टेस्टिकल और द रिमूव टेस्टिकल को क्या कर देता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक। और फिर क्या है, और इसपे एंटीसेप्टिक लगा दिया जाता है। अब रिंग रबर और इलास्ट्रेटर मेथड की बात कर रहा है। या क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड द टाइटली रबर, मतलब बहुत टाइट और मजबूत रबर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, उसके जो हमारा स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम क्रोड, उसके चारों तरफ क्या करते हैं, रबर को चढ़ा दिया जाता है, ठीक। स्क्रोटम क्रोड है, उसके चारों तरफ रबर को चढ़ा दिया जाता है। फिर रबर धीरे धीरे उस स्क्रोटम क्रोड को दबाता चला जाता है, जिससे नस क्या होती है, वह दब जाती है, और ब्लड का वहां पे ट्रांसपोर्ट सॉरी ट्रांसपोर्ट होना क्या होता है, बंद हो जाता है, आना बंद हो जाता है, ठीक। यह 3 मंथ के बच्चे जो काल्प होते हैं उसमें किया जाता है, ठीक। चीजें समझ में आई तीनों, बर्डीजो मेथड, ओपन और सर्जिकल, और फिर क्या है, इलास्ट्रेटर मेथड। तीनों समझ में आया, एस आर नो। अब क्या देखिए, कैस्ट्रेशन के पर्पज क्या है। कैस्ट्रेशन के पर्पज क्या है, रिटेंडर एंड एनिमल डोसाइल। एनिमल क्या हो जाते हैं, तो डोसाइल टाइप के हो जाते हैं। और फिर क्या है, इंड्यूस द फास्टर गेन बॉडी, वह बॉडी के जो वेट होते हैं वह बहुत तेजी से क्या करते हैं, गेन करते हैं। एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मीट। जो मीट वाले एनिमल होते हैं, जैसे गोट, मेल गोट जो होता है, ठीक है, सीप का जो मेल होता है, उन लोगों को यूज किया जाता है मीट के लिए। तो उनको अगर कैस्ट्रेशन किया जाए तो उनकी क्वालिटी क्या होगी, बेस्ट क्वालिटी होगी। बॉडी गेन भी अच्छे से जल्दी से करेंगे, तेजी से बहुत, ठीक। और फिर क्या है, कंट्रोल द इनक्रिस्टमेंट ब्रीडिंग, मतलब जो अनडिजायरेबल ब्रीडिंग होते हैं उनको भी रोका जा सके, क्योंकि उसमें रिप्रोडक्टिव क्षमता तो होगी नहीं वैसे भी, तो वे क्या करेंगे, उससे ब्रीडिंग नहीं हो पाएगा। और फिर क्या है, प्रिवेंट द सर्टेन जेनेटिकल डिजीज। और जो पशुओं में जेनेटिकल डिजीज होते हैं उसको भी क्या कर सकते हैं हम, प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक। चीजें क्लियर। देखिए कैस्ट्रेशन से सारे एक एक टॉपिक समझते चलिए, अगर कोई डाउट होता है तो पूछिए। अब बताइए, कैस्ट्रेशन से कोई डाउट है, एस आर नो। कैस्ट्रेशन से कोई डाउट हो तो आप बताइए, नहीं तो फिर हम अब आगे चलेंगे डिसबर्डिंग। आई होप कि कैस्ट्रेशन से कोई डाउट नहीं है आपको, फिर हम आगे चलते हैं। क्या है डिसबडिंग, डिसबडिंग मींस द आर अरेस्टिंग द हॉर्न ग्रोथ। डिसबडिंग का मतलब होता है हॉर्न के ग्रोथ को रोकना, ठीक है। एट एन अर्ली एज, एक जल मतलब कम एज में, व्हेन द हॉर्न रूट इन द बड, जब हॉर्न के बड क्या होते हैं, निकल रहे होते हैं, तो कम एज में उससे हॉर्न के कोई ग्रोथ को रोकना ही क्या कहलाता है, डिसबडिंग होता है। वह कब क्या होता है, 15 से 20 दिन, मतलब उसके बोर्न होने, बच्चा जन्म होने के 15 से 20 दिन बाद डिसबडिंग किया जाता है, ठीक। बच्चा जन्म होने से 15 से 20 दिन बाद ही क्या, उसमें डिसबडिंग कर दिया जाता है, ठीक। चलिए अब क्या, दो होता है, डी हॉर्निंग और एक डिसबडिंग होता है। डिसबडिंग समझ में आया कि अरेस्टिंग द ग्रोथ ही ग्रोथ हॉर्न,
और कब, ये कम कम के एज में, बहुत जल्दी एज में। अब इसको करने के मेथड क्या है, देखिए दो तीन मेथड है। हॉट आयरन, हॉट आयरन में क्या होता है, एक रॉड आयरन लेते हैं, उसको 500 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करके 10 मिनट तक उसके बड को, जो हॉर्न निकले होते हैं यहाँ पे, उसके उसके थोड़े से क्या कर देते हैं, उसको सर रख दिया जाता है 10 सेकंड के लिए। फिर क्या हो जाता है वहां से, अब हॉर्न क्या होता है, ग्रोथ रुक जाता है। यह लेस, वह पेनफुल नहीं होता है, वह कम उसमें पेन होता है, पेनलेस होता है, क्योंकि वहां पे कोई सेल्स या फिर किसी स्किन पर टच नहीं किया जाता। एक थोड़े से जगह में जो उसके बड है, बड पे केवल उसको टच किया जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इलास्ट्रेटर। इलास्ट्रेटर क्या आता है, जैसे कि रिंग हॉर्न है, हॉर्न निकलने के बाद उस पर क्या करें, टाइटली रबर चढ़ा दिया जाता है, ठीक। तो जैसे जैसे उसका ग्रोथ होता है, तो ग्रोथ के बाद क्या करता है वह, धीरे 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 वह कट हो जाता है रिंग। यह कितने 3 से 6 वीक तक एक लार्ज हॉर्न में किया जाता है और 2 मंथ तक किया जाता है, ठीक। अब क्या है केमिकल मेथड, इसमें कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास क्या होता है, KOH, KOH का इसमें प्रयोग करके उस पे रब किया जाता है, ठीक। जो बड निकल रहे होते हैं, बड पे KOH लगाकर कास्टिक सोडा को उसको ऐसे ऐसे रब कर दिया जाता है। क्यों अनिता, कोई प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क इश्यू है क्या, क्लास कभी ज्वाइन हो रहा है, कभी क्विट कर जा रही है? चलिए, केमिकल मेथड जो होता है उसमें क्या होता है, KOH यानी कास्टिंग पोटास या कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है। जो KOH होता है, जो हॉर्न निकल रहे होते हैं, जो काल्प होता है उसके हॉर्न निकल रहे होते हैं, उस पे KOH को लगाकर ऐसे रब किया जाता है। जब तक रब किया जाता है तब तक उसमें से थोड़े ब्लड न आ जाए, ठीक। तो जो ब्लड आ जाता है उसको छोड़ दिया जाता है, थोड़ी सी पेनफुल होती है, ठीक। चलिए, यहाँ लिखा है अनटिल ब्लीडिंग ऑकर्स, मतलब जब तक उसमें ब्लीडिंग होने लगे ब्लड में। डी हॉर्निंग की बात करते हैं। डी हॉर्निंग अब कब क्या आता है, जब हॉर्न बड़े हो जाते हैं, या फिर हॉर्न अंदर की तरफ मुड़ के, देखेंगे पशुओं में क्या होता है, हॉर्न ऐसे निकलेंगे मुड़ के, उसके सर में क्या होता है, घुसने लगते हैं, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, डी हॉर्निंग किया जाता है, ठीक। एक सॉ आती है, यानी आरी आती है, आरी से उसके हॉर्न को कट किया जाता है। आप देखे होंगे ऐसे बुफेलो में ज्यादातर देखने को मिलते हैं कि इधर से उसके हॉर्न निकलते हैं, फिर उसी में जाकर अंदर घुसने टाइप, मतलब चुभने टाइप में बन जाते हैं, ठीक, कि ऐसा लगता है अंदर फिर चला जाएगा। तो उस स्थिति में डी हॉर्निंग किया जाता है। जब क्या किया जाता है, जब ऑर्डर कैटल और, ठीक है, बी डिहॉर्न द स्पेशली डिजाइन द क्लिपर सॉ और यूज, तब इसमें क्या यूज किया जाता है, हॉर्न और क्लिपर, ठीक। ये चीजें क्लियर। ये देखिए क्या है, हॉर्न को डिसबडिंग किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, एक आयरन रॉड है और बछड़े के जो ऊपर सिंग है उस पर हमारी, उस पर क्या किया जा रहा है, उसको लगाया जा रहा है, ठीक। तो वहां से ये, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है पर्पज, पर्पज क्या हो सकता है कि जब डीहॉर्निंग करने से या जब सिंग नहीं होंगे तो उसको जगह कम चाहिए रहने के लिए, ठीक है। कैटल में जो उस पे इन्फ्लेक्ट होंगे, उनको आपस में लड़ने से जो स्क्रैच आते हैं, उसमें उसको भी बचेंगे, इकोनॉमिक लॉसेस से बचेंगे, ठीक है। फिर क्या, हॉर्न एनिमल आर द डेंजर, जो इसके हॉर्न होते हैं वह, उनको ऑपरेट करना थोड़ा खतरनाक होता है। फिर डिहॉर्निंग एनिमल कैन बी हैंडलेड मोर इजिली, डिहॉर्न एनिमल होते हैं जिनके सिंग नहीं होते, उनको हैंडल करना आसानी होता है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, इनफेक्ट, ठीक, आइडेंटिफिकेशन फॉर्म एनिमल, इनको एनिमल को फार्म पे कैसे पहचाना जाए, आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, ठीक। तो देखिए इसमें क्या है, बहुत तरीके हैं, उनके ग्रुप हर्ड में किसी पशुओं को कैसे पहचाना जाता है। पहला देखिए क्या है, टैटूइंग किया जाता है, टैटू बनाया जाता है। जैसे टैटू पूरे बॉडी पे तो नहीं बना सकते, क्योंकि पूरे बॉडी पे क्या है, उसके हेयर आए हुए यानी बाल है, तो बाल आपको एक बार कट करके लगा तो दोगे, फिर बाल आ जाएगा। तो इस तरह कान के पार्ट पे किया जाता है, क्योंकि कान की जो अंदर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, कान का जो अंदर वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है, बाल नहीं आते पशुओं को, ठीक। देखिए ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पे बाल नहीं आते, तो यहाँ पे टैटूइंग किया गया है, ठीक। अब क्या है ब्रांडिंग, देखिए ब्रांडिंग इस तरह से पीछे वाले पोजीशन पे किया जाता है। देखिए जो आवारा पशु या फिर जो किसी छोड़े गए होते हैं उनको इस तरह से टैटूइंग कर दिया जाता है, ठीक, ब्रांडिंग कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्या देखिए, टैगिंग, टैगिंग इस तरह से कान में उनके कुछ स्पेशल टाइप के टैग लगाए जाते हैं। देखिए इनको लगाया गया है, यहाँ पे टैग लगाया गया है, ठीक, इनको क्या है, यहाँ पे टैग लगाया गया है कुछ स्पेशल टाइप के। तो इस तरह से उनके टैग लगाए जाते हैं उनको पहचानने के लिए, उनके होल ग्रुप या हर्ड में, ठीक। अब देखिए क्या कहता है, टैटूइंग, यह टैटूइंग की जाता है, परमानेंट मेथड होता है इस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का। अब फिर टैगिंग क्या होता है, यह भी ईयर टैगिंग किया जाता है, मोस्ट पॉपुलर मेथड है या आइडेंटिफिकेशन करने का जो
टैगिंग किया जाता है। टैगिंग वाला मैंने आपको बताया, दिखाया भी था कि यह क्या है, सबसे पॉपुलर मेथड टैगिंग का है। ठीक, सबसे पॉपुलर मेथड क्या है, ये जो टैगिंग का मेथड है, ये क्या है, सबसे पॉपुलर मेथड है टैगिंग का। ठीक, चलिए अब क्या है नेक्स्ट इसमें, इसके बाद क्या है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है, इट इज द वन ऑफ द परमानेंट मेथड। यह क्या है, एक परमानेंट मेथड है, यानी एक मुहर की टाइप बनाकर उसके गर्म करके उसके बॉडी पे लगा दिया जाता है। तो लगाने के बाद वहां पे क्या होगा, उस स्थिति में उसको बाल भी वहां पे नहीं आएंगे और वह परमानेंट बन जाएगा वो एक सिंबल। तो ठीक है, तो आज की क्लास इतना रही। अब देखिए हमारा क्या है सीयूटी, इसके पहले हम लोगों ने बात भी किया था। अच्छा, इससे पहले बात करने से पहले हम एक बार पूछते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं कि सारी चीजें समझ में आई या नहीं, ऐसा नो। अगर कोई चीजें नहीं समझ में आई तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, अपने डाउट को रखे रहिए। अगर अभी नहीं समझ में आया कि हमें क्या नहीं समझ में आया, तो आप एक बार इसको जाइए, रिकॉर्डेड क्लास पढ़िएगा, कोई डाउट होगा नोट किए रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको मंडे को फिर मिलेंगे 2 बजे, क्योंकि कल संडे है, संडे को क्लास ऑफ रहती है। तो फिर हम आपसे मंडे को 2 बजे मिलेंगे। ठीक है, तो फिर आप अपने डाउट को वहां पे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगर कोई डाउट है तो, चलिए आई होप किसी का कोई डाउट नहीं है। तो हमारे देखिए हम थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट पर्पज से हम एक बात कर लेते हैं। अब जो पढ़ा समझ में आया सारी चीजें, ठीक है। अब हमारी देखिए यूपी यूपी कैडेट की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है 15 सितंबर से। ठीक है, कल से स्टार्ट हो जाएगी, यानी मंडे से क्लास कंटिन्यू हो जाएगी यूपी कैडेट की भी क्लास। ठीक, ये कि आपको सारी इसमें अगर कोई भी और प्रॉब्लम हो, कोई और डिटेल चाहिए, तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। और फिर नेक्स्ट हमारा और एक कोर्स है जो कि कल से ही स्टार्ट होगी, वह क्या है, मंडे से ही, यानी तो यह क्या है एमएससी जो सीयूटी यूजी पीजी दोनों, इसमें क्या आएगा, सीयूटी यूजी और पीजी दोनों कोर्स यहाँ पे स्टार्ट किए जाएंगे। ठीक, ये दोनों क्लास मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। और एक हमारी क्लास है बिहार कोऑर्डिनेट, जो कि अभी चल रही है, जो कि बिहार की सबसे हाईएस्ट वैकेंसी लेकर आई हुई है। ठीक है, एक एग्रीकल्चर के लिए एक गोल्डन टाइम है, इसे क्या बोलते हैं, गोल्डन टाइम, क्योंकि प्लस पॉइंट है आपके लिए, सबसे प्लस पॉइंट है, गोल्डन टाइम है यहाँ पे। ठीक है, इसको मौका मत छोड़िए, एक क्लास स्टार्ट है ऑलरेडी 10 सितंबर से। ठीक, एप्लीकेशन पे कोई डाउट हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन जो हमारा एग्रीकल्चर एकेडमी वाराणसी ऑफिशियल है, वहां पे भी आप इसको यूट्यूब, जो हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एकेडमी वाराणसी का ऑफिशियल चैनल है, वहां पे भी इसके सारे डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर और कोई डाउट है आप डायरेक्ट इस नंबर पे एनी टाइम आप पर इससे डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी। ठीक, तो चलिए आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए, पढ़ने के लिए। इसी तरह क्लास में लास्ट तक बने रहा करिए, सारी चीजें समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बातें हैं। ठीक, चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं मंडे को। ठीक, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर डिस्कस करते रहिए। और हाँ, जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपके लिए डेली के डेली रूटीन पे क्लास लगाई जा रही है, और आपको वहां पे क्विज भी मिलते हैं, आप क्विज भी देते रहिए। ठीक, क्विज देने से क्या होगा, आपके जो टाइमिंग होंगे और क्वेश्चन करने की हैबिट होगी, थोड़ी सी कंटिन्यू और कंसिस्टेंटली बनी रहेगी। ठीक, चलिए तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं मंडे को 2 बजे।